वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सोवरेनिटी की प्लूरलिस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के बारे में जाना था और आपने देखा था कि किस प्रकार ऑस्टिन का दिया गया कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत ये कहता है कि संप्रभुता असीमित है, अविभाज्य है और राज्य में रहने वाले सारे व्यक्तियों और समुदायों पर लागू होती है। बाहर से कोई भी दूसरी शक्ति राज्य को आदेश देकर उसका पालन करवाने का अधिकार नहीं रखती है। लेकिन उन समय के साथ इस दृष्टिकोण के खिलाफ एक प्रतिक्रिया उभरी और कुछ विचारक थे जैसे लास्की, क्रैब, कोल, बार्कर, जिनका मानना था कि संप्रभुता केवल राज्य के पास ही नहीं है बल्कि ये राज्य और दूसरे समुदायों के बीच में बटी हुई है। इन विचारकों का मानना है कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन बनाए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, नैतिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक। तो राज्य जो है वो उसके केवल राजनीतिक पहलू की उन्नति के लिए एक समुदाय है। इसलिए संप्रभुता केवल राज्य के पास नहीं है बल्कि इन समुदायों का भी उस पर उतना ही हक है, क्योंकि ये भी मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संप्रभुता के बंटवारा का सिद्धांत जो उभरा, जो मानता है कि संप्रभुता राज्य और दूसरे सामुदायिक संगठनों के बीच में बटी हुई है, इसी विचारधारा को हम प्लूरलिज्म या बहुलवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके प्रमुख समर्थक प्रोफेसर लास्की रहे हैं और जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर लास्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि द स्टेट इज ओनली वन अमंग द वेरियस फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस एज कंपेयर्ड विद देम एंड हैज नो सुपीरियर क्लेम टू द इंडिविजुअल्स एलिजेंस। यानी जो राज्य है वो दूसरे एसोसिएशंस के समान ही एक एसोसिएशन मात्र है और उसे कोई हक नहीं बनता कि वो व्यक्ति की स्वामी भक्ति पर अकेला अपना दावा ठोके। इस विचारधारा के मुख्य समर्थकों में प्रोफेसर गेटल, लिंडसे, बार्कर, मैकाइवर, लास्की, जेडीएच कोल, ड्यूगिट और क्रैब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों, जो प्लूरलिस्टिक थिंकर हैं, इनका मेन आइडिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यही है कि ये स्टेट को मात्र दूसरे संघों की तरह एक संघ मानते हैं और ये मानते हैं कि जो संप्रभुता है वो न केवल आंतरिक रूप से लिमिटेड है बल्कि उस पर बाह्य रूप से भी कुछ प्रतिबंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं बहुलवाद के कुछ विशेषताओं की बात करूं या जिन आधारों पर इन्होंने एकात्मक या वैधानिक सिद्धांत की आलोचना की उनकी बात करूं तो इसकी कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं, जिनमें सबसे पहली है कि स्टेट डज नॉट पोसेस एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, यानी जो राज्य है उसके पास निरंकुश या असीमित संप्रभुता नहीं है। इनका कहना है कि आप इतिहास उठाकर देखें तो आपको कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब राज्य ने निरंकुश या सीमित सत्ता का प्रयोग किया हो। न केवल वर्तमान लोकतांत्रिक युग में जो शासक हैं वो व्यक्तियों की इच्छाओं के आगे झुकते हैं, बल्कि आप अगर प्राचीन काल में जाएं या मेडिवल एज में देखें तो भी आप पाएंगे कि राज्य की शक्ति निरंकुश और असीमित नहीं थी, उस पर धार्मिक और नैतिक प्रतिबंध होते थे। तो इस प्रकार से ये जो है राज्य की संप्रभुता पर कुछ न कुछ प्रतिबंध मानते हैं। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये मानते हैं कि अदर एसोसिएशंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज स्टेट, यानी जितना इम्पोर्टेंट राज्य है उतने ही इम्पोर्टेंट दूसरे अन्य समुदाय या संगठन भी हैं। इनका कहना है कि यदि समुदाय और राज्य के प्रति व्यक्ति की निष्ठा संबंधी कोई विरोध हो तो कई बार व्यक्ति समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेड यूनियन हड़ताल करने का डिसीजन लेती है और सरकार उसका विरोध करती है, उसके बावजूद भी जो व्यक्ति है वो अपनी निष्ठा किसके प्रति दिखाएगा? वो संघ के प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है और फाइनली जाकर हड़ताल में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि जो दूसरे एसोसिएशंस हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए राज्य को कोई हक नहीं बनता कि वो संप्रभुता को अकेला एंजॉय करे, वो उसे ये दूसरे समुदायों के साथ बांटनी पड़ती है।
इसकी तीसरी विशेषता है कि इंडिविजुअल जो है वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल और फेथफुल है दूसरे एसोसिएशंस के प्रति जितना कि वो राज्य के प्रति है। यानी समुदायों के जो है अपना एक अलग स्वतंत्र अस्तित्व और अपनी एक इच्छा है। इसमें जो जर्मन विद्वान हैं स्पेशली गेरके एंड मेटलैंड जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उन्होंने कहा कि इनके जो सदस्य हैं उनका व्यक्तित्व और इच्छाएं इन समुदायों से अलग हैं। उनका मानना था कि राज्य के कानून बनाने का एकमात्र साधन मतलब जो राज्य है अकेला वही ऐसा नहीं है जो राज्य में कानून बनाए, बल्कि कुछ समुदाय भी अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण करते हैं और जैसे राज्य अपने क्षेत्र में करता है। तो इसलिए जो समुदाय हैं उनका एक अलग पर्सनैलिटी है, उनकी भी अपनी एक विल है, तो इसलिए वो भी राज्य के समकक्ष माने जाने चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि एथिकली एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जो है वो रोंग है, यानी असीमित संप्रभुता को नैतिक आधारों पर ये गलत मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। यहाँ लास्की का कहना है कि व्यक्ति से राज्य के द्वारा अगर अंधाधुंध केवल उसकी आज्ञाओं का पालन करने की मांग की जाएगी तो ऐसा करना इमोरल है, अनैतिक है। क्योंकि देखिए बिना विचार किए अगर आप राज्य के आदेशों का पालन करते रहेंगे तो उससे व्यक्ति का नैतिक विकास कैसे होगा। क्योंकि अगर राज्य कोई गलत कानून पास करता है जो कि व्यक्ति के हित में नहीं है तो व्यक्ति से उम्मीद की जानी चाहिए कि वो उस संप्रभु के आदेशों का पालन करने के बजाय उस संप्रभु को अच्छे काम करने के लिए विवश करे और उसके गलत डिसीजंस को बदलने के लिए आवाज़ उठाए। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो डिविजिबल है, यानी वो विभाज्य है, क्योंकि अविभाज्य प्रभुसत्ता की वो प्रशासकीय आधारों पर भी आलोचना करते हैं। यहाँ प्रोफेसर लास्की का मानना है कि अगर प्रशासन को आपको कुशलतापूर्वक चलाना है, उसमें आपको योग्य लोग चाहिए, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करें, आप शक्तियों का विभाजन करें। क्योंकि यदि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके व्यक्तियों के समुदाय को शक्ति नहीं दी जाएगी तो प्रशासन में निपुणता नहीं आ पाएगी। और इसलिए लॉर्ड एक्टन ने तो यहाँ तक कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। इसलिए ये निरंकुश शक्ति जो संप्रभु शक्ति है वो केवल और केवल राज्य को नहीं सौंपी जानी चाहिए, उसका बंटवारा किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि लॉ इज़ नॉट जस्ट कमांड ऑफ सुपीरियर, कि जो कानून है वो केवल और केवल संप्रभु के आदेश नहीं है। इसके लिए इन्होंने कहा है कि राज्य जो है उसे वो कानून को जन्म नहीं देता, बल्कि राज्य पहले से जो प्रचलित नियम हैं उनको ही एक्वायर करके उनको सिस्टमेटाइज कर देता है, उन्हीं के आधार पर समाज को रेगुलेट करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि समाज में पहले से कुछ स्थापित रीति रिवाज, परंपराएं या नैतिक मूल्य होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करें कि आप अभी पिछले कुछ समय से ट्रिपल तलाक के बारे में सुन रहे थे, तो ट्रिपल तलाक पर गवर्नमेंट तो कानून अभी लेके आई, लेकिन इस सॉवरेन के कानून बनाने से पहले क्या ट्रिपल तलाक नहीं होता था? क्या ट्रिपल तलाक के कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थे? सब कुछ था, ट्रिपल तलाक होता था। लेकिन अब क्योंकि समाज में ट्रिपल तलाक को गलत माना गया, इसलिए संप्रभु ने, इसलिए स्टेट ने उसमें इंटरफेयर किया और इन प्रचलित नियमों को बदल करके उसने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो कानून है वो केवल और केवल संप्रभु के आदेश नहीं है, बल्कि उनको बनाने में समाज की रीति रिवाजों, समाज की परंपराओं, उनके नैतिक मूल्यों का भी काफ़ी योगदान होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप कह सकते हैं कि बहुलवादियों की जो संपूर्ण विचारधारा है उसको प्रोफेसर गेटल ने बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, क्योंकि गेटल कहते हैं कि बहुलवादी इस बात से इनकार करते हैं कि राज्य कोई विशेष संगठन है। उनका विचार है कि ये समुदाय भी राज्य जितने ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हैं। उनका कथन है कि ये समुदाय अपने क्षेत्र में उतने ही प्रभुसत्ता संपन्न हैं जितने कि राज्य अपने क्षेत्र में, और वे इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो राज्य समुदायों के विरोध के कारण अपनी इच्छा को लागू कराने के योग्य नहीं होता।
और वे इस बात से इनकार कर देते हैं कि राज्य के पास शक्ति होने के कारण इसे कोई श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त है। वो उन सभी समूहों को समान अधिकार देने के लिए बल देते हैं जिन्हें अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त है और जो समाज के लिए लाभदायक काम करते हैं। इसलिए संप्रभुता जो है वो अविभाज्य नहीं है, वो सर्वोच्च नहीं है, वो असीमित नहीं है। लेकिन कुछ आधारों पर ये जो प्लूरलिज्म है या बहुलवादी सिद्धांत है, इसकी आलोचना की जाती है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि दिस थ्योरी इज़ डेंजरस। ये जो थ्योरी है ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये अराजकता को, एनार्की को प्रोत्साहन देती है। क्योंकि ये कहती है कि अगर आपने मान लीजिए सभी समुदायों को संप्रभुता संपन्न बना दिया तो क्या कोई एक दूसरे की बात मानेगा? और जब कोई एक दूसरे की बात नहीं मानेगा तो आप समाज में कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे? और अगर इन कुछ समुदायों में आपस में विवाद हो जाएगा तो उस विवाद का समाधान कौन करेगा? क्योंकि ये तो सारे समान ही हैं। जब तक राज्य इनसे सुपीरियर पोजीशन पर नहीं होगा तो इनके विवाद के समाधान में व्यवहारिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि मैन विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस एसोसिएशंस। जो व्यक्ति है वो बहुत सारे एसोसिएशंस के अंडर कंट्रोल हो जाएगा और एक एसोसिएशन जो है, मान लीजिए राज्य है, उसका एसोसिएशन काफ़ी इकट्ठे हो जाएंगे जो व्यक्ति का शोषण करेंगे, क्योंकि हर कोई उससे केवल अपनी बात मनवाना चाहेगा। और ऐसे में व्यक्ति के ऊपर जब इतने सारे संप्रभु हो जाएंगे तो उसके लिए ये डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो किसकी बातों को माने और किसकी बातों को ना माने। इसके अलावा इसकी एक आलोचना करते हुए ये भी कहा जाता है कि ये स्टेट के फंक्शंस के बारे में केवल गलत और नैरो व्यू रखता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है वो संप्रभुता का प्रयोग जो करता है वो केवल व्यक्ति को दबाने के लिए, उससे अपनी कमांड फॉलो कराने के लिए नहीं करता, बल्कि वो दूसरे एसोसिएशंस को बिल्डअप होने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर उनमें कुछ कुप्रथाएं चल रही है तो उनको रोक करके, उन पर लगाम लगा करके सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाता है। वो व्यक्ति के कल्याण के लिए कई प्रकार के कार्य जो है करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि सोसाइटी में ना जाने कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स पहले से प्रचलित थी, चाहे वो आपकी सती प्रथा हो, चाहे वो आपका बाल विवाह हो, चाहे वो आपका कन्यावध हो, या आपकी दहेज प्रथा हो, या आज के टाइम में भी आप देखते होंगे रंग भेद है, जाति भेद है, या और दूसरे एथनिक इश्यूज हैं। तो इन सब से स्ट्रांगली निपटने में अगर कोई सक्षम संगठन है तो वो राज्य है। जबकि आप देखेंगे कि कहीं पे आपके जो धार्मिक संगठन है या आपके जातीय संगठन है तो ये संगठन व्यक्ति के केवल किसी एक पहलू को उकसाकर आपस में केवल संघर्षों को जन्म देने में वो योगदान देते हैं, जबकि राज्य इन संघर्षों की समाप्ति की ओर ज़्यादा ध्यान देता है। इसलिए ऐसा जरूरी है कि राज्य को इन संगठनों से बेहतर माना जाए, इनसे सर्वोच्च माना जाए, और उसके हाथ में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो अन्य संगठनों को रेगुलेट कर सके, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता रहे। इसके अलावा ये कहते हैं कि लॉज आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, के जो कानून हैं उन पर केवल जो है संप्रभु के आदेश नहीं है, बल्कि रीति रिवाज और नैतिक मान्यताएं और जो बाकी सारी परंपराएं हैं वो भी इसमें योगदान देती हैं। माना कि ये चीज़ें इसमें योगदान देती हैं, लेकिन जो कानून है उसे कानून का रूप तभी मिलता है जब संप्रभु उस चीज़ के बारे में कुछ रूल रेगुलेशंस बना दे। अगर वो इसके बारे में कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लेता है, कोई कानून नहीं बनाता है या उसे अपनी सहमति नहीं देता है, तब तक उसे कानून ना कहकर केवल रीति रिवाज या परंपरा ही बुलाया जाता है। इसके अलावा इसकी एक आलोचना ये भी की जाती है कि अगर डिफरेंट एसोसिएशंस को आप संप्रभु मान लेंगे तो वो कई बार गलत पर्पस के लिए भी एग्जिस्टेंस में आएंगे। यानी क्योंकि संप्रभुता बांटी जा रही है तो कुछ ऐसे एसोसिएशन भी संप्रभुता में हिस्सेदारी के लिए खड़े हो जाएंगे जो शायद जिनका मकसद सही ना हो। इसके अलावा जैसा कि
हमने बताया कि ये थ्योरी डेंजरस है। ये थ्योरी एनार्की को फैलाती है, यानी अराजकता को प्रोत्साहन देती है। इसके अलावा इसकी एक आलोचना ये भी की जाती है कि ये स्टेट की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, उससे जो भय रखती है वो गलत है। उसको संप्रभुता के प्रति इतना नकारात्मक जो एक दृष्टिकोण है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संप्रभुता केवल नुकसान नहीं करती। संप्रभुता ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इजी रहता है, या जिसकी वजह से जो विरोधी तत्व हैं उनको दबाना राज्य के लिए इजी रहता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसकी इतनी काफ़ी सारी आलोचनाएं की गई हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप डिफरेंट एसोसिएशंस में संप्रभुता बांट भी देंगे तो किसको कहाँ तक स्वतंत्रता मिलेगी या किसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होगा, ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस की बाउंड्री निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट को बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर इसमें कई हिस्सेदार होंगे तो उस समय जो स्टेट है वो बाहरी आक्रमणों से एकजुट होकर उस प्रकार से नहीं लड़ पाएगा या उस प्रकार से अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से वो संप्रभु होने के नाते, इकलौता संप्रभु होने के नाते कर सकता है। इसके अलावा जो प्लूरलिस्ट है उनके जो व्यूज़ हैं उसमें भी आपको एक रूपता देखने को नहीं मिलती, उसमें भी कई प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं, जिससे कहा जा सकता है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर ये बिल्कुल एक परफेक्ट दृष्टिकोण होता तो इसमें विभिन्न जो विचारक हैं उनके दृष्टिकोणों में आपको मतैक्य या यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलनी चाहिए थी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो सॉवरेनिटी है उसे डिवाइड करना इम्प्रैक्टिकल है, उसे डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। तो ये हमने देखा कि इसकी कुछ आलोचनाएं की गई, लेकिन दोस्तों फिर भी हम इस बात को नहीं भुला सकते कि जो बहुलवाद है, चाहे उसकी कितने ही कड़ी आलोचना की गई हो, पर व्यवहार में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए अन्य समुदायों के महत्व पर बल देता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन पर बल देता है। और आज अगर आप देखेंगे तो जितने भी राजनीतिक संगठन हैं या जितने भी देश हैं, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर वो प्रशासनिक कुशलता चाहते हैं, अगर वो अपने लोगों का वेलफेयर करना चाहते हैं, तो उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी ही पड़ती है। इसके अलावा ये डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत के आधार पर काम करने को कहता है, यानी ये कहता है कि राज्य अकेले सारे काम ना करे, बल्कि जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी उस मनुष्य के अलग अलग पहलू के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। इस प्रकार ये विभिन्न एसोसिएशंस के बीच जो कामों का बंटवारा करने का एक तरीके से बात करता है। इसके अलावा ये दूसरे एसोसिएशंस के महत्व को भी स्वीकार करता है, और सबसे बड़ी बात ये निरंकुशतावाद के विरोध में खड़ा हुआ है। यानी ये व्यवहारिकता में सत्य है कि अगर कोई भी सरकार निरंकुश और असीमित शक्तियों का प्रयोग करेगी तो वो फाइनली व्यक्ति के हित में ना तो कभी रहा है और ना ही कभी हो सकता है। इसलिए हम फाइनली कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि माना कि जो बहुलवाद है उसे हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा अस्पष्ट और अव्यवहारिक सिद्धांत लगता है। पर जहाँ तक बहुलवादी राज्य की निरंकुश और असीमित संप्रभुता का विरोध करके समूहों या समुदायों के अस्तित्व पर बल देने की बात है, तो हम इस सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इस प्रकार आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। आपने देखा कि किस प्रकार जो प्लूरलिज्म है वो एक रिएक्शन के तौर पर उभरा मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट, यानी जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है, वो निरंकुश है, इसके खिलाफ ये एक आंदोलन के रूप में उभरा। और इसके मेन सपोर्टर्स में फिर आपने देखा कि कौन कौन से थिंकर्स थे। उसके बाद हमने इसके मेन आइडियाज़ को स्टडी किया, फिर हमने देखा इसकी फीचर्स के बारे में, उसके बाद हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देखी और आलोचनाओं के बाद हमने इसके महत्व के ऊपर एक नज़र डाली, और फाइनली हमने देखा कि हालांकि इसकी कुछ आलोचनाएं हैं लेकिन ये फिर भी महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ इशारा करता है, जो कि आज के दौर में एक सच्चाई है, ज़रूरत है, और आने वाले टाइम में इस चीज़ का महत्व कम होने की बजाय बढ़ेगा ही। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एंजॉय कीजिए।